मित्रों, कन्नौज के शक्तिशाली सम्राट जयचंद के संबंध में मैं अपनी दृष्टि को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जयचंद पे लगे कलंक निरर्थक हैं और उसको जानबूझकर बदनाम किया गया। आइए इस पर एक दृश्य डालें। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार डॉक्टर एस.एल. नागौरी ने लिखा कि कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसका राजा जयचंद था। पृथ्वीराज से शत्रुता के कारण जयचंद ने उसकी तराइन के युद्ध में सहायता नहीं की। उसे देशद्रोही कहा गया, जो उचित नहीं है। इस काल की ये विशेषता रही कि राजपूतों में फूट थी। पृथ्वीराज ने भी गुजरात के राजा की गोरी के विरुद्ध सहायता नहीं की थी। क्या पृथ्वीराज भी देशद्रोही था? जयचंद ने शत्रुता के कारण पृथ्वीराज की सहायता नहीं की, अतः उसे देशद्रोही कहना न्याय संगत न होगा। मुस्लिम इतिहासकारों का लिखना है कि सम्राट जयचंद भारतवर्ष का महानतम राजा था। उसका राज्य सबसे बड़ा था। उसके पास हाथियों और अश्वारोहियों की बृहद सेना थी। उसकी सेना बालू के कड़ों की तरह अंगड़ित थी। देखिए, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि जब इतना शक्तिशाली राजा जयचंद था और बहुत गंभीर था, जबकि अगर तुलना में देखा जाए तो पृथ्वीराज उसके आगे कुछ नहीं थे। वो सिवाय इसके कि राजनीति को हथियार, एक अपने स्वार्थ का हथियार अपनाकर काम करना, ये पृथ्वीराज का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जयचंद से उसकी पटरी नहीं खाती थी। जयचंद कन्नौज का एक समृद्ध और गंभीर सम्राट था। चंद्रबरदायीकृत पृथ्वीराज रासो, विद्यापतिकृत पुरुष परीक्षा, मेरुतोंकृत प्रबंध चिंतामणि ग्रंथों से संयोगिता स्वयंवर और पृथ्वीराज के साथ उसका पलायन की कथा प्रचलित है, परंतु ऐतिहासिक साक्ष्य इसके प्राप्त नहीं होते। सम्राट जयचंद की सुपुत्री देवकली है, जिसका विवाह इटावा के समीप किया गया था। देखिए, इसमें भी एक भी है कि जो फिल्मों में और पृथ्वीराज रासों में और अन्य कथानकों के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों में देखने को मिलता है कि संयोगिता स्वयंवर किया गया। स्वयंवर की प्रथा हमारे यहाँ भगवान राम के बाद, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसके बाद स्वयंवर की प्रथा किसी राजा ने नहीं अपनाया। तो ये स्वयंवर की प्रथा जो सम्राट जयचंद के समय में दिखाया गया है, ये काल्पनिक है। ये कथा को रोचक बनाने के लिए फिल्मकारों ने इसको अधिक कर दिया और ये कह दिया कि गेट पर पृथ्वीराज की प्रतिमा लगाई गई, जबकि ऐसा असत्य है। और संयोगिता को वो अपहरण कर ले गया, ये भी असत्य है, क्योंकि संयोगिता उसकी पुत्री ही नहीं थी। जयचंद की जो पुत्री थी वो देवकली थी, जिसका विवाह इटावा के समीप हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो आरोप सम्राट जयचंद पर लगाया जाता है वो निरर्थक है और उसका कोई आधार नहीं है। कुछ इतिहासकारों के लेखन से ऐसा स्पष्ट होता है कि उस समय के राजाओं की अपनी अपनी रणनीति रही होगी कि अलग अलग युद्ध द्वारा शत्रु को कमज़ोर किया जाए। इसी वजह से मोहम्मद गोरी द्वारा पंजाब आक्रमण के समय पृथ्वीराज के सहायतार्थ सम्राट जयचंद ने हथियार नहीं उठाया। सम्राट जयचंद ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में कई बार पराजित किया, किंतु चंदावर का युद्ध प्रमुख रूप से इतिहास में वर्णित है। ये कहा भी जाता है कि मोहम्मद गोरी को 16 बार सम्राट जयचंद ने हराया है और उसकी प्रतिज्ञा थी कि हमारे राज्य में, कन्नौज राज्य में जो ये मोहम्मद गोरी प्रवेश करना चाहता है, इसको मैं घुसने नहीं दूंगा। और इसी प्रतिज्ञा के कारण उसने 16 युद्धों में मोहम्मद गोरी को हराया। किंतु इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कि सम्राट जयचंद एक हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था, उस समय पर स्वयं कुतुबुद्दीन ने एक बाण चलाया जिससे उसकी मृत्यु हुई। इस तरह मुसलमान आक्रमणों के विरुद्ध उत्तर भारत का अंतिम दृढ़ मोर्चे का पतन हुआ। ऐसा इतिहासकारों ने जिक्र किया है कि 17वीं बार चंदावर के मैदान में जब मोहम्मद गोरी युद्ध के लिए
आया तो उसकी सेना बहुत ज़्यादा थी। सम्राट जयचंद को अचानक मालूम पड़ा तो उन्होंने चंदावर के मैदान में अपनी थोड़ी सेना के साथ उससे युद्ध में उतर गया। आप उसकी वीरता का देखिए कि कितनी बड़ी प्रतिज्ञा उसकी थी कि हमारे देश में, हमारे राज्य में यवनों का प्रवेश नहीं होगा, और इस यवनों के प्रवेश न होने की प्रतिज्ञा को लेकर जब वो चंदावर के मैदान में गया तो वहाँ कुतुबुद्दीन के बाण से घायल हुआ और वहीं पर वो हाथी से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु घोषित हो गई। ये सब कपोल कल्पित घटना नहीं है, ये इतिहास वर्णित है। इसको इतिहासकारों ने काफ़ी रूप में विस्तृत रूप से दिया है। और जहाँ तक स्वयंवर की बात है, संयोगिता स्वयंवर की, ये स्वयंवर भी काल्पनिक है और इसे इतिहासकारों ने भी कहीं भी वर्णित नहीं किया है। जो उसकी वास्तविक पुत्री थी उसका नाम देवकली था और जिसका विवाह उसने इटावा के समीप किया था। तो इन सब तथ्यों को न स्वीकार करके हम फिल्मी जो दुनिया की सिनेमाई काल्पनिकता है उसको स्वीकार कर इतिहास में हम जयचंद को गद्दार भी साबित करते हैं और उसे कलंकित भी करते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। मेरा मानना है कि भारतीय इतिहास का पूर्व मध्य युग राजपूताल काल से इतिहासकार डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने भी लिखा है कि सुल्तान के आक्रमण के कारण कन्नौज के गढ़वाल वंश राज्य का पूर्ण रूप से अंत नहीं हो पाया। सम्राट जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र था जिसके अभिलेखों से उसके लिए परम भट्टकारक महाराजाधिराज परमेश्वरम विरुद्ध का प्रयोग किया गया है। ऐसा एक अभिलेख 1197 ईस्वी का है जिससे सूचित होता है कि चंदावर और काशी के युद्धों के पश्चात ही कन्नौज का गढ़वाल राज्य स्वतंत्र रूप से विद्यमान था और उसका शासन राजा हरिश्चंद्र के हाथों में था। पर इसमें संदेह नहीं कि सम्राट जयचंद के पश्चात कन्नौज राज्य की शक्ति कम रह गई थी और उसके राजाओं की स्थिति स्थानीय राजाओं की हो गई थी। गढ़वाल राज्य का अंतिम रूप से अंत दिल्ली के गुलाम वंशी सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में सन 1226 में हुआ। देखिए, ये इतिहासकार लिख रहे हैं और जो फिल्मों का आधार मान करके हम लोग उसकी चर्चा करते हैं संयोगिता स्वयंवर की और पृथ्वीराज को संयोगिता के अपहरण की। ये कपोल कल्पित है। कन्नौज इतना सुदृढ़ साम्राज्य था जयचंद के समय में कि पृथ्वीराज जैसे राजा को प्रवेश करना भी कठिन था। अगर एक मान लिया, छोटी सी बात है कि काल्पनिक रूप से मान ले कि वो संयोगिता का अपहरण कर ले गया स्वयंवर के समय, तो आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति की बेटी को अपहरण कर लेगा तो क्या वो दोस्ती करेगा? नहीं, ऐसा हो सकता। अगर किसी पिता की बेटी का अपहरण हुआ है और कोई व्यक्ति उसको ले गया है तो इसको वो बेटी का पिता कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसका मतलब पृथ्वीराज का अपहरण, अगर संयोगिता का अपहरण दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब पृथ्वीराज निश्चित रूप से अपहरण करता था। वो सम्राट बनने योग्य नहीं था, उसको तो अपहरणकर्ता के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वीराज शक्तिशाली राज्य का शासक होने के बावजूद भी उसमें राजनीतिक अदूरदर्शिता तथा देश के प्रति उदासीनता का भाव विद्यमान रहा। फिर क्यों सम्राट जयचंद को पर फिक्रा कसा जाता है? एक ये सब प्रश्न उठते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप भी सोच सकते हैं। इसलिए मैं यहीं तक रहूँगा कि भारत की आंतरिक दुर्बलताओं तथा व्यक्तिगत भावनात्मक लगावों से ने पराजय की पृष्ठभूमि तैयार की, जिससे भारतीय इतिहास में नवीन अध्याय और नवीन तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। ये निश्चित है कि वहीं से सम्राट जयचंद से ही हमारे देश की नींव कमज़ोर हो गई और जो ये मुग़ल सेना थी, इन लोगों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया।